चल आज एक काम करते हैं। सबसे पहले एलएलपी स्टार्ट करने से पहले कंपनीज एक्ट के जितने सेक्शन पढ़े हैं ना, क्योंकि कंपनीज एक्ट तो पूरा हो गया है, वो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मन कर रहा है आज कि पहले पूरे कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस जितने पढ़े हैं, सेक्शन 3 से स्टार्ट किया था और कहाँ पे खत्म किया था, सेक्शन नंबर 148 पे, तो वो सारे सेक्शंस अपन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ठीक है, तो तुम मुझे मॉड्यूल 1 अगर लाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लाए हो तो जैसा भी है ऑनलाइन तुम भी रिवाइज करते जाना साथ का साथ ही। सेक्शन 3 क्या वो भूल गए? सेक्शन 3 फॉर्मेशन, 4 MOA, 5 AOA, 6 एक्ट टू ओवरराइड MOA और AOA, 7 इधर 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 बैठो तुम, एक काम कर। 6 इज एक्ट टू ओवरराइड MOA और AOA, 7 कौन सा है? इनकॉर्पोरेशन। 8 सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 10 इफेक्ट ऑफ MOA और AOA, पक्का 10? हाँ, ऑनलाइन तुम घर पे रिवाइज करते जाओ साथ का साथ, आवाज आ रही है मुझे, है ना? 11 12 रजिस्टर्ड ऑफिस, 12 नंबर की गली। 13 ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA 1+3। 14 ऑल्ट्रेशन ऑफ AOA। 16 16 में नेम। 17 इंस्पेक्शन, खतरा इंस्पेक्शन करना। 18 कन्वर्जन ऑफ होल्डिंग, सॉरी कन्वर्जन ऑफ कौन सी कंपनी का? प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट। 19 सब्सिडरी कांट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। 20 डॉक्यूमेंटेशन। 21 सर्विस। 22 ऑथेंटिकेशन। ये अपना रहा हुआ चैप्टर नंबर 2 22 तक। 23 कौन सा था? अच्छा चलो एक काम करो, आज एक काम करती हूँ, पूरा रिवाइज नहीं कराती हूँ, आज नहीं कराती हूँ, क्योंकि अभी तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो लग रहा है। एक काम करना, कल जाके मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 में जितने भी अपन ने कंपनीज एक्ट के चैप्टर पढ़े हैं, सारे चैप्टर्स के सेक्शंस पढ़ के आना। और सिर्फ सेक्शंस नहीं, कल मैं तुमको सेक्शन, फॉर्म नंबर सब कुछ रिवाइज कराऊंगी, तो सारे सेक्शंस पढ़ के आना, सारे फॉर्म नंबर्स पढ़ के आना। कल अपन सारे सेक्शंस और फॉर्म्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अपन आज फिर सेक्शंस रिवाइज नहीं करते, अपन कल रिवाइज करेंगे सेक्शंस, है ना? चलो आ जाओ एलएलपी में। एलएलपी में हमारे पास में क्या बोला हुआ है? फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। कल अपन 42 तक पढ़ लिए थे, है ना? फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में हमारे पास सेक्शन नंबर 34 से लेकर कहाँ तक है? 39 तक। और 34 से 39 में अगर तुम चेक करोगे तो क्या बोला है? 34 में बोला है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे। तो इन्होंने बोला है कि एलएलपी जो है वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी। हर साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, बोलो है ना? अब तुमको एक बात बताती हूँ, कंपनीज एक्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? अक्रूवल। एलएलपी में उन्होंने बोला है तुम्हारी इच्छा है, कैश पे बनाना है कैश पे बना लो, अक्रूवल पे बनाना है अक्रूवल पे बना लो, पर बेटर कोई भी एलएलपी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी तो अक्रूवल पे बनाएगी। कौन सा सिस्टम होना चाहिए? डबल एंट्री। कहाँ पे बनाओगे? रजिस्टर्ड ऑफिस। हेलो हेलो, कहाँ पे बनाओगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। अब जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो ना सेक्शन नंबर 34 में, तो एलएलपी को स्पेसिफिकली एक स्टेटमेंट और बनाना पड़ता है अकाउंट्स और सॉल्वेंसी का, जिसमें एलएलपी ये बताती है कि जो एलएलपी अभी काम कर रही है, हर साल बनाना पड़ेगा, हर साल एलएलपी को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें वो बताएगी कि वो किसी भी तरीके से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होने वाली है। ऐसा क्यों बोला है? एलएलपी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है ना, और लिमिटेड लायबिलिटी के केस में थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट हार्म ना हो, इसीलिए उन्होंने बोला है कि एलएलपी को क्या करना चाहिए? हर साल एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में। तो बोला है एवरी एलएलपी जब उनका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन के तैयार हो जाएंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने के बाद ही तो पता चलेगा ना कि कंपनी इंसॉल्वेंट है कि सॉल्वेंट है। तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या बना देना है? स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी बनाना है हर साल का। एंड ये स्टेटमेंट पे साइन कौन करेगा? कौन साइन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कौन साइन करेगा?
डेजिग्नेटेड पार्टनर, समझ में आ रहा है सबको? एवरी एलएलपी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन सॉल्वेंसी जो उन्होंने प्रिपेयर किया है वो किसको फाइल करेगी? और वो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी ही क्यों, इवन कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के बाद भी तो आरओसी को फाइल करती है ना, तो एलएलपी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के बाद आरओसी को फाइल करेगी। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? फिर बोला है अकाउंट्स ऑफ एलएलपी क्या होने चाहिए? ऑडिटेड होना चाहिए। अगर किसी कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी सही से नहीं बनाया तो एलएलपी पे पेनल्टी लगेगा 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम 1 लाख, और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे लगेगा 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम 50,000। अगर आपने 1 to 4 सबसेक्शन को कंप्लाई नहीं किया, अब 1 to 4 सेक्शन क्या है देखो, 1 है बुक्स ऑफ अकाउंट सही से नहीं बनाए, 2 है अकाउंट एंड सॉल्वेंसी नहीं बनाया, 4 है ऑडिट नहीं कराया। 4 कौन सा है? ऑडिट नहीं कराया। तो अगर आपने 1 to 4 मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और ऑडिट ये नहीं किया तो एलएलपी पे पेनल्टी 25,000 से 5 लाख का, और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे पेनल्टी 10,000 से 1 लाख तक का। और सबसेक्शन 3 किसका था? सबसेक्शन 3 था कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आरओसी को फाइल नहीं किए तो। समझ में आया क्या सबको? फिर बोला है जो भी आप अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे वो किसके हिसाब से बनाओगे? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन हमको सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करती है नाफरा के साथ अंडर सेक्शन 132, और उसके हिसाब से आपको एनुअल अकाउंट्स बनाने हैं। 34 क्लियर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 35 क्या है? एनुअल रिटर्न। अच्छा, एनुअल रिटर्न तो कंपनीज एक्ट में कंपनी को भी बनानी पड़ती है सेक्शन 92 में, और यहाँ पे कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 35 एनुअल रिटर्न का। एनुअल रिटर्न हर कंपनी को बनानी है। हर कंपनी एनुअल रिटर्न बना के रजिस्ट्रार को देगी। कब तक? फाइनेंशियल ईयर क्लोज से 60 डेज के अंदर अंदर। फाइनेंशियल ईयर क्लोजर से कब तक? 60 डेज के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न बना के किसको दे देना है? आरओसी को दे देना है। अच्छा, सेक्शन 92 में जो एनुअल रिटर्न बनती है कंपनीज एक्ट में, उसमें कितने दिन के अंदर अंदर आरओसी को फाइल करना होता है? जाओ चेक करो। एनुअल रिटर्न जो सेक्शन 92 में बनती है वो आपको आरओसी को कितने दिन में फाइल करना होता है? इसमें नहीं है, चेक करें। चलो ना। पेज नंबर कौन सा है? स्टार्टिंग में होगा आई थिंक। कितने दिन बोला है? 60 डेज कहाँ से? क्लोजर से या एजीएम से? और एजीएम तो आप 30 सितंबर को कर रहे हो, वहां से 60 डेज मतलब मैं 30 नवंबर अप्रोक्सीमेटली बोल सकती हूँ। इसका मतलब कंपनी में एनुअल रिटर्न फाइल करने का आपको अच्छा खासा टाइम दिया है। आप सोचो ना, आपका फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को कंप्लीट हो गया और जो एनुअल रिटर्न है वो आप कब फाइल करोगे? एजीएम से 60 डेज के अंदर अंदर। 60 डेज एलएलपी में भी दिए हैं, पर एलएलपी में बोला है 60 डेज कहाँ से? क्लोजर से, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एजीएम थोड़ी बुलानी है, यहाँ पे आपको कोई एजीएम नहीं बुलानी है। इसका मतलब अगर मैं तुमको एक बात बताऊं, एनुअल रिटर्न बनाने का मतलब है कि आप आपकी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, काफी चीजें उसमें से बता रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी पर ये ड्यूटी है, एलएलपी पे ये ड्यूटी है कि एलएलपी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जल्दी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनेंगे तब तक एनुअल रिटर्न का आप समरी कैसे बनाओगे? समझ में आ रही बात सबको? तो कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स जल्दी बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपका एनुअल रिटर्न 60 डेज में बन करके आरओसी को फाइल हो पाएगा। समझ में आया? फिर बोला है सपोज फाइनेंशियल ईयर एलएलपी का क्लोज होता है 31 मार्च को, तो
एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करोगे? 30 मई तक। कब तक फाइल करोगे? 30 मई तक। LLP contradistinct from partnership has prescribed the filing of annual return। ये कह रहे हैं LLP पार्टनरशिप अलग अलग होता है, तो पार्टनरशिप में एनुअल रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर कंपनीज एक्ट में तो एनुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट है ना, वहीं से ही LLP में लाए हैं। अगर आपने एनुअल रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया 60 दिन के अंदर अंदर, तो LLP पे पेनल्टी 100 रुपये मैक्सिमम 1 लाख तक का, हर केस में अप्रोक्सीमेटली यही पेनल्टी चल रही है। LLP पे 100 रुपये पर डे का पेनल्टी मैक्सिमम 1 लाख, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे 100 रुपये का पेनल्टी मैक्सिमम 50,000। समझ में आया क्या? फिर बोला है क्या डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्या जो ROC के पास रखे हैं? ROC के पास जो भी डॉक्यूमेंट रखे होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, और इसीलिए उसको कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ पार्टनर्स एंड चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, जो आप LLP के पास, जो LLP का है और हम फाइल किसको करते हैं? रजिस्ट्रार को। ये सारे डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है किसी भी पर्सन को। मतलब आपने ROC को जितने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए फर्स्ट डे से लेकर अभी तक, वो सारे डॉक्यूमेंट आप जाके इंस्पेक्ट कर सकते हो सेक्शन नंबर 36 में। समझ में आ रहा है सबको? 37 लिखा है कि अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया, अगर आपने एनुअल रिटर्न फॉल्स दी, आपने कोई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाया वो फॉल्स दे दिया, या आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमको चाहिए था जो आपने फॉल्स बना के दिया, तो ऐसे केस में जिस पर्सन ने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है या पर्सन ने अगर कोई भी बात छुपा दी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ऐसे केस में उस पर जेल लगेगा 2 साल तक का, और फाइन लगेगा मिनिमम 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का। फाइन लगेगा 1 लाख से 5 लाख, जेल हो जाएगी 2 साल की। 37 क्लियर है। 38 में बोला है कि रजिस्ट्रार के पास भी पावर है कि अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि तुमने कोई डॉक्यूमेंट फॉल्स दिया, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था जो इंपॉर्टेंट था पर उसमें से तुमने कोई बात छुपा ली है, तो ROC तुमसे इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो क्या बोला है? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन एज द रजिस्ट्रार में कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट द प्रोविजंस, रजिस्ट्रार किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन मांग सकता है, इंक्लूडिंग प्रेजेंट, पुराना पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर एम्प्लॉय ऑफ LLP है। उसको जो भी चीजें डिस्कस करनी है उसके लिए वो क्या मांग सकता है आपसे? इंफॉर्मेशन मांग सकता है। इन केस एनी पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 डज नॉट आंसर टू सच क्वेश्चन। पर सपोज करो रजिस्ट्रार ने तुमसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी और तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया, तुमने उसका कोई डिक्लेरेशन ही नहीं दिया, तो ऐसे केस में or supply such details or particulars asked for the registrar within a reasonable time or time given by registrar, and अगर registrar satisfied नहीं है, suppose करो तुमने जवाब ही नहीं दिया या फिर तुमने जवाब तो दिया पर रजिस्ट्रार तुम्हारे जवाब से satisfied नहीं है, तो ऐसे केस में रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो आपको समन पे बुला सकता है। समन समझते हो? GST में, इनकम टैक्स में आया होगा, तो रजिस्ट्रार आपको किस बुला सकता है? समन पे बुला सकता है, टू अपील बिफोर हिम और एन इंस्पेक्टर ऑन एनी अदर पब्लिक ऑफर हुम द रजिस्ट्रार में डेजिग्नेट, और उसको बोलेगा कि तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली तो दी नहीं, तो तुम अब मेरे ही ऑफिस में आओ और मेरे ऑफिस में आके जो इन्फॉर्मेशन मैं तुमसे मांग रहा हूँ मुझे सप्लाई करो। आया क्या समझ में? एनी पर्सन हु विदाउट लॉफुल एक्सक्यूजेस फेल्स टू कंप्लाई, अब सपोज करो कोई पर्सन इस समन में भी नहीं गया बिना किसी जेन्युइन रीजन के, तो उस पे फाइन लगेगा 2,000 रुपए, मैक्सिमम 25,000 रुपए, अगर आप समन पे बुलाए गए और आप समन पे भी नहीं गए हो तो 34 से 38 क्लियर है क्या? 34 कौन सा था? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 35 क्या था? एनुअल रिटर्न। 36 इंस्पेक्शन। 37 फॉल्स स्टेटमेंट का जो पेनल्टी है। 38 इज पावर ऑफ रजिस्ट्रार की वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। क्लियर है? 39 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, और अगर तुम ये 39 देखोगे तो ये 39 काफी बड़ा, मतलब एक पेज का सेक्शन है। LLP में जनरली इतने बड़े सेक्शन है नहीं, ये एक आपको कंपाउंडिंग का दिया हुआ है सेक्शन जो बड़ा है। अब कंपाउंडिंग होता क्या है, ये मैंने हालांकि तुमको CA फाउंडेशन में समझा रखा है कि कंपाउंडिंग क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो किसी भी पार्टनर ने कोई ऑफेंस किया, क्या किया? कोई ऑफेंस। अगर ऑफेंस बहुत बड़ा ऑफेंस है तो ऐसे केस में क्या लॉ को, किसी भी कानून को उस ऑफेंस को ऐसा अलाउ करना चाहिए कि पार्टनर अपने लेवल पे सेटल कर ले, या ऐसा ऑफेंस तो कोर्ट में जाना ही चाहिए? कोई बहुत बड़ा ऑफेंस किया है तो वो तो कोर्ट में जाना चाहिए, पर अगर कोई छोटा मोटा ऑफेंस किया है तो उसको तो हम कोर्ट के बाहर सेटल कर सकते हैं ना। तो ऐसा कोई ऑफेंस जो छोटा ऑफेंस है जिसको अपने कोर्ट के बाहर सेटल कर लिया, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं?
पर अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जो बहुत बड़ा ऑफेंस है और जो कोर्ट के बाहर सेटल नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं नॉन कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं? तो क्या बोला हुआ है, चेक करना है इधर ध्यान से। ये कह रहे हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस मेनली ना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आते हैं, जहां पे हम क्रिमिनल प्रोसीजर में जितने भी आपके ऑफेंसेस है वो जनरली नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, क्योंकि आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया तो उसको कंपाउंडिंग कैसे करने देंगे? उसको तो बोलेंगे ना कोर्ट में आके सेटल होगा, कोर्ट के बाहर कोई सेटलमेंट नहीं होगा। तो बोला है रीजनल डायरेक्टर और कोई भी ऑफिसर, हाईलाइट करना, नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर, मतलब बेसिकली रीजनल डायरेक्टर और कोई भी ऐसा पर्सन जिसका पोजीशन रीजनल डायरेक्टर से नीचे नहीं है, वो ऑफेंसेस को कंपाउंड करवा सकते हैं। वो ऑफेंसेस को क्या करवा सकते हैं? कंपाउंड। और कंपाउंडिंग कैसे कराएंगे? कोई भी ऐसा ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली बाय कलेक्टिंग फ्रॉम अ पर्सन reasonably suspected of having committed the offense a sum which may extend to the amount of maximum fine provided for the offense but shall not be lower than the minimum amount provided for the offense। ये कह रहे हैं आप ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग कोर्ट के बाहर कर तो सकते हो, पर ऐसे केस में आप कंपाउंडिंग कर रहे हो तो सेटलमेंट बाहर कर रहे हो तो पेनल्टी बाहर तो लगेगी ना। तो पेनल्टी रीजनल डायरेक्टर कितना लगाएगा? मिनिमम फाइन से लेकर मैक्सिमम फाइन तक। मतलब आप पेनल्टी मिनिमम फाइन से कम नहीं ले सकते और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं ले सकते। तो कंपाउंडिंग भी करना है कोर्ट के बाहर तो कर सकते हो, पर लिमिट वही रहेगी जो एक्ट में लिखी है। समझ में आ रहा है सबको? फिर बोला है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय LLP पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन अ पीरियड ऑफ कितने सालों में? 3 साल फ्रॉम द डेट ऑन विच द सिमिलर ऑफेंस कमिटेड बाय इट और वाज कंपाउंडेड अंडर दिस सेक्शन। मतलब क्या बोला है? एन ऑफेंस कमिटेड बाय LLP विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच सिमिलर ऑफेंस कमिटेड बाय इट टू हिम और हिम वाज कंपाउंडेड अंडर दिस सेक्शन। मतलब अगर मैं सिंपली बोलूं, इन्होंने बोला है कि आप ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग तो करवा सकते हो, पर कोई भी ऑफेंस जो अभी आपने किया, सपोज करो तुमने आज कोई ऑफेंस किया, सेम ऑफेंस तुमने 1 महीने बाद कर दिया, तुमने पहले वाले ऑफेंस का कंपाउंडिंग कराया था, तो क्या दूसरे वाले ऑफेंस का कंपाउंडिंग करने देंगे क्या? नहीं। जब आप सेम ऑफेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years वापस कर रहे हो, इसका मतलब आप आपकी गलती मान ही नहीं रहे हो। तो ऐसे केस में क्या हम कंपाउंडिंग करने देंगे? क्या नहीं? क्लियर है? पॉइंट नंबर 2। थर्ड लिखा है एवरी एप्लीकेशन फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस शैल बी मेड टू, आपने जितने भी ऑफेंस का कंपाउंडिंग किया है उसका सारा डिटेल आप ROC को दोगे। किसको दोगे? ROC को। हु शैल फॉरवर्ड द सेम, और ROC अपना जवाब, उसके जो भी कमेंट है वो आपको लिख के देगी इस पे। अगर आपने कोई ऑफेंस कंपाउंड कराया है वेदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन इंटीमेशन शैल बी गिवन टू रजिस्ट्रार। आप ये सारी बातें किसको बताओगे? कितने टाइम में? 7 days के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस इज सो कंपाउंडेड। जिस दिन ऑफेंस कंपाउंड हुआ वहां से 7 दिन के अंदर अंदर ROC को बता दो कि ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग हो गया है। समझ में आया क्या? फिर बोला है वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन रिलेशन टू सच ऑफेंस। ये कह रहे हैं अगर आपने कोई ऑफेंस किया और उसकी प्रोसीडिंग्स अभी तक चालू नहीं हुई है, उसकी प्रोसीडिंग्स अभी तक चालू नहीं हुए, उससे पहले आपने कंपाउंडिंग कर लिया, तो ऐसे केस में ऐसे केस का कोई प्रोसिक्यूशन चालू भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप बाहर जाके सेटलमेंट कर रहे हो तो फिर कोर्ट में ले जाके क्यों आपको केस फाइलिंग और इंस्टीट्यूशन करवाना है, वो भी नहीं होगा। अगर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कब किया है आपने? प्रोसिक्यूशन, आपके अगेंस्ट में केस फाइलिंग हो गया, आपका केस चल रहा है, उसके बाद अगर आप कंपाउंडिंग करवाते हो तो सच कंपाउंडिंग के बारे में आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा राइटिंग में, और ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से कोर्ट में आपका जो कंपाउंडिंग है वो पेंडिंग है और कौन सा ऑफेंस आपने कंपाउंड करवाया है। ठीक है। Regional director or any other director below the rank of RD authorized by the central government while dealing with the proposal for compounding of offence by an order direct any partner, designated partner, employee, LLP to file or register और ऑन पेमेंट ऑफ फीस एडिशनल फीस सच रिटर्न अकाउंट। ये बेसिकली कह रहे हैं कि अगर रीजनल डायरेक्टर को कंपाउंडिंग करना है तो वो कर तो सकता है, पर कंपाउंडिंग के लिए उसको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो पहले डॉक्यूमेंट मांगेगा, और फिर डॉक्यूमेंट मांगने के बाद अगर उसको सही लगता है कि कंपाउंडिंग करना चाहिए तो वो कंपाउंडिंग करेगा, अदरवाइज वो कंपाउंडिंग नहीं करेगा। आया क्या समझ में? नेक्स्ट लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन इफ एनी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय जो RD के डायरेक्शंस पे कंप्लाई नहीं करते हैं उस पे पेनल्टी लगेगा ट्वाइस द अमाउंट प्रोवाइडेड इन सेक्शन इन विच पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस प्रोवाइडेड।
आप ऑफेंस का कंपाउंडिंग करना चाहते हो पर आप रीजनल डायरेक्टर की बात ही नहीं मान रहे हो, तो ऐसे केस में हम आप पे ऑफेंस लगा देंगे कितना, आपके सेक्शन में जितना ऑफेंस लिखा होगा उसका डबल। मतलब अगर सेक्शन में 1 लाख लिखा है तो 2 लाख, सेक्शन में 50,000 लिखा है तो लाख रुपए आप पे पेनल्टी लग जाए। आया क्या समझ में? ये कौन सा सेक्शन हुआ? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। अब तुमको नेक्स्ट दिया हुआ है एलएलपी का कन्वर्जन। फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो सकती है, अनलिस्टेड पब्लिक भी हो सकती है। तो कन्वर्जन आपको अलग अलग शेड्यूल्स में दिए हुए हैं, बस इतना ही लिखा है। कन्वर्जन कैसे करना है उसके लिए क्या दिखना पड़ेगा? शेड्यूल्स, और वो हमारे कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है? रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। सपोज करो आपने 55, 56, 57 में कन्वर्जन करवा लिया, आपकी प्राइवेट कंपनी थी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई, या फिर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई, तो कन्वर्ट होने के बाद इफेक्ट क्या आएगा ये लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, कन्वर्ट करने के बाद इफेक्ट ये आएगा कि एलएलपी का लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा, है ना। उसके अलावा जो अगर कंपनी थी आपकी पहले, तो कंपनी में जो मेंबर्स थे वो एलएलपी के पार्टनर्स बन जाएंगे, बोलो है ना। एलएलपी में आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया होगा, कंपनी बन रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एमओए एओए बनाना पड़ेगा, आया ना। एक बार फटाफट से 58 रीड कर लो और चेक करो कोई डाउट आ रहा है 58 में। समझ में आया है क्या? बस एक लिमिट याद रखनी, 15 दिन वाली। मतलब जिस दिन आप कन्वर्जन करवाते हो ना, वहां से, मतलब जिस दिन आपका एलएलपी बन गया वहां से 15 दिन के अंदर अंदर एलएलपी को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म कर देना है कि हमारा जो पहले प्राइवेट कंपनी था अब वो क्या हो चुका है? एलएलपी हो चुका है। या हमारा पहले कोई पब्लिक कंपनी था तो अनलिस्टेड वाला, तो वो अब एलएलपी हो चुका है। पर ये किसको बताना है? पुराने वाले रजिस्ट्रार को। नए वाले को तो बताओगे, नए वाले का इनकॉर्पोरेशन तो पढ़ के आए हो तो वो तो बताना ही है, पुराने वाले को भी 15 दिन के अंदर अंदर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी तुमको पता है क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी फॉरेन एलएलपी के लिए, जैसा उनको ठीक लगता है वैसे। ये लिखा है इसमें, कट कर दो, एग्जाम में इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं ना। सेक्शन 60 स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी। अब क्या होता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी? सुना बहुत ध्यान से, मैं 3 टर्म्स लिखती हूँ। तीन टर्म्स मुझे पता है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बंद होती है तो। एक होता है लिक्विडेशन, एक होता है डिसोल्यूशन और एक होता है वाइंडिंग अप। 3 वर्ड्स पढ़े ना हमने। लिक्विडेशन अपन जनरली यूज करते हैं जब कंपनी लिक्विडेट होती है, डिसोल्यूशन अपन यूज करते हैं जब जनरली फर्म और एलएलपीज डिसॉल्व होती है, और वाइंडिंग अप मतलब होता है खत्म करना, जो कंपनी के लिए हम यूज करते हैं। क्या लिखा है? वाइंडिंग अप का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग अ कंपनी।
बाय लिक्विडेटिंग इट्स असेट एंड सेटलिंग द डेट, मतलब जब आपकी कंपनी के असेट से सारा पैसा रिकवर करके लाइबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसीजर है असेट से पैसा रिकवर करने का, लाइबिलिटी को पैसा देने का, इस प्रोसेस को बोलते हैं वाइंडिंग अप। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप। और डिसोल्यूशन क्या हो गया? डिसोल्यूशन फाइनल स्टेप हो गया कि कंपनी क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है, कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस खत्म। तो हम जो ये बोलते हैं ना कि वाइंडिंग अप है, वाइंडिंग अप का मतलब कि कंपनी इज इन द प्रोसेस टू लिक्विडेट। और जब कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेटिंग है तो ऐसे केस में लिक्विडेट होने के बाद कंपनी का क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन। क्या हो जाएगा? तभी तो तुम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हो, मतलब फर्म का जो रिलेशन था पार्टनर्स के साथ वो खत्म हो गया, और खत्म हो गया मतलब डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया मतलब डिसॉल्व। समझ में आ रहा है सबको? तो क्या बोला हुआ है देखना कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी का मतलब क्या है। वेयर अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड, किस किस के बीच में? एलएलपी क्रेडिटर्स या फिर एलएलपी पार्टनर्स, इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हो रहे हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कुछ सेटलमेंट हो रहा है एलएलपी और क्रेडिटर्स के बीच में और एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में। तो ट्राइब्यूनल में on the application of the LLP, creditor, partner, or in case of LLP which is being wound up, the liquidator order a meeting of the creditors or the partners as the case may be to called, held and conducted in such manner as may be prescribed or as the tribunal directs। तो सिंपली बोला है कि जब आपका एलएलपी का भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाइंडिंग अप हो रहा होता है तो ऐसे केस में आप एलएलपी और क्रेडिटर्स का एक तो डिस्कशन होगा और एक एलएलपी और पार्टनर्स का होगा। तो ऐसे केस में ट्राइब्यूनल इनका मीटिंग बुलाएगा और पूछेगा क्रेडिटर से कि तुम्हारा सारा सेटलमेंट हो गया है क्या, तुमको जितना पैसा मिलना था वो मिल गया है क्या, कंपनी तुम्हारे लिए कोई ड्यू तो नहीं रखनी है ना। तो ये सारी बातें आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। इफ मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का वैल्यू होना चाहिए 3/4 प्लस नंबर्स में मेजॉरिटी होना चाहिए। नंबर्स में कितना होना चाहिए? मेजॉरिटी। या सेम अप्लाइज टू पार्टनर एज वेल। एट द मीटिंग अग्री टू कॉम्प्रोमाइज, और अगर ये लोग तैयार हो जाते हैं कॉम्प्रोमाइज और सेटल करने के लिए तो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल इफ सैंक्शनड बाय ट्राइब्यूनल ने भी सैंक्शन कर दिया तो ये बाइंडिंग हो जाएगा क्रेडिटर्स और पार्टनर्स पे भी और एलएलपी पे भी। समझ में आया क्या? प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर सैंक्शनिंग द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी मेड बाय ट्राइब्यूनल अनलेस द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड कि एलएलपी और पर्सन बाय whom the application has been made has disclosed to the tribunal by affidavit or otherwise all the fact relating to LLP including the latest financial position of LLP and the pendency of any investigation proceedings in relation to LLP। इन्होंने बेसिकली बोला है कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हो तो जाएगा पर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट तभी होगा जब इसके पास क्या आएगा? एप्लीकेशन आएगा ट्राइब्यूनल के पास। क्या आएगा? और ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन आने के बाद जब तक ट्राइब्यूनल को आप सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करोगे तब तक ट्राइब्यूनल कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है सबको? और कितने क्रेडिटर्स अग्री करने चाहिए? 3/4 इन वैल्यू प्लस नंबर्स में कितना? मेजॉरिटी। जब ये लोग बोलेंगे, ट्राइब्यूनल बोलेगा, तब जाके आपकी एलएलपी का कॉम्प्रोमाइज होगा। समझ में आ रहा है सबको? एन ऑर्डर मेड बाय ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल ने जो भी ऑर्डर दिया वो किसको फाइल करोगे? एलएलपी फाइल करेगी किसको? आरओसी को। कितने दिन में? 30 डेज। कितने दिनों में? 30 डेज। अगर कोई भी डिफॉल्ट हुआ तो एलएलपी और पार्टनर पे 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम 1,50,000 प्लस 50,000 का 10,000 का पेनल्टी और लगेगा। मतलब 10,000 प्लस 100 पर डे, मैक्सिमम 1,00,000। 10,000 प्लस 100 पर डे, मैक्सिमम 50,000। क्लियर है यहाँ तक? और पार्टनर कौन से बोलते हैं अपन हमेशा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ट्राइब्यूनल में एट एनी टाइम आफ्टर द एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू इट स्टे द कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग्स। तो इनके पास जब अब कोई एप्लीकेशन आया तो कॉम्प्रोमाइज करते वक्त अगर कोई एप्लीकेशन आया तो ट्राइब्यूनल आपके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा होगा तो उसको या तो बोल देगा कंटिन्यू करके इसको खत्म करो, या फिर अगर कोई कमेंसमेंट हुआ है तो उस पर क्या लगा देगा? स्टे लगा देगा। स्टे मतलब रोक देगा। अगर आपका कोई भी केस चल रहा है तो उस पर क्या लगा देगा? ट्राइब्यूनल स्टे लगा देगा। समझ में आया सबको? सेक्शन नंबर कौन सा है ये? 60, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। 61 क्या बोला है? पावर है ट्राइब्यूनल के पास कि वो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को एनफोर्स कर सकता है। तो ये तो 59 60 में ही था,
ये पावर तो 60 में ही था ना, पर इसमें क्या लिखा है, वेयर द ट्राइब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 60 सैंक्शनिंग अ प्रॉमिस इन रेस्पेक्ट ऑफ एलएलपी इट शैल हैव, अंडरलाइन करना, अगर ट्राइब्यूनल ने सेक्शन 60 में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल दिया तो ऐसे केस में ट्राइब्यूनल के पास पावर क्या है, ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो आपके ट्रांजेक्शन को सुपरवाइज कर सकता है, ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो डायरेक्शंस दे सकता है उसके हिसाब से जो उसको ठीक लगती है, ठीक है। अगर ट्राइब्यूनल पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है कॉम्प्रोमाइज से, इट कैन नॉट बी अंडर सेक्शन 60 कैन नॉट बी वर्क satisfactorily with or without modifications if it may either on its own motion or on an application of a person interested in the affairs of LLP make an order for, अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सब कुछ सही चल रहा है, इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, ना पार्टनर का ना थर्ड पार्टी का, तो ऐसे केस में आपका वाइंडिंग अप फाइनल हो जाएगा। समझ में आया क्या? सेक्शन नंबर कौन सा है ये? 61। 62 में क्या बोला है? अब देखो 62 सेक्शन भी बड़ा सेक्शन है और इसके बाद तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ तक ये मेनली 70 तक, फिर तो डिफरेंसेस है। समझ में आ रहा है सबको? तो क्या बोला हुआ है 62 चेक करते हैं। प्रोविजंस फॉर फैसिलिटेटिंग रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन ऑफ एलएलपी। अगर एलएलपी का कोई रिकंस्ट्रक्शन होता है या अगर एलएलपी का कोई अमालगमेशन होता है तो उसको आप कैसे करोगे? कंपनीज एक्ट के अमालगमेशन के लिए तो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, पर एलएलपी का अमालगमेशन तो नहीं बोला है। एलएलपी का तो कहीं हमको रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं बोला है। कंपनीज का तुमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा है, सब डिविजन करना पढ़ा है क्या? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं आता अकाउंट्स में? अच्छा अभी तक हुआ नहीं है, पर है तो सही ना? क्या क्यों ऐसा? अच्छा देखो क्या लिखा है, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 60 कि कंपनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट कर रही है बिटवीन LLP एंड सच पर्सन विच आर मेंशन्ड, और ट्राइब्यूनल को अगर ये लगता है कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, हाईलाइट करना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ LLP या फिर अमालगमेशन हो रहा है इससे LLP का, भाई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ऐसा है जिससे रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन हो रहा है अंडर द स्कीम ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ एलएलपी इज कंसर्न इन द स्कीम। तो मुझे एक बात बताओ, पुराने एलएलपी का सारा जो पैसा है वो अनदर एलएलपी में चला जाएगा? ट्राइब्यूनल में आइदर बाय ऑर्डर, और ट्राइब्यूनल क्या क्या ऑर्डर करेगा? देखो, ट्रांसफर टू द ट्रांसफर एलएलपी और होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, क्लियर है? पुरानी एलएलपी को बोलेगा नई एलएलपी को सारे एसेट ट्रांसफर कर दो, या फिर कंटिन्यू करेगा कंटिन्यूएशन बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफर एलएलपी ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है पुरानी एलएलपी के अगेंस्ट में तो ट्राइब्यूनल ये बोल सकता है कि आपका पुराना जो प्रोसीडिंग चल रहा है वो आप सेटल करो, वो नई एलएलपी में ट्रांसफर नहीं होगा। थर्ड, डिसोल्यूशन कर सकता है बिना वाइंडिंग अप करे ऑफ एनी ट्रांसफरल एलएलपी, पुरानी एलएलपी को डिसॉल्व करके नई एलएलपी चालू कर देंगे। Fourth, provision as to made effect for any person who within such time and in such manner as the tribunal direct dissent from compromise, और जो भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि हमको तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं कराना है तो उनको सेटलमेंट करके उनको जाने दो कंपनी, मतलब एलएलपी में से। समझ में आया सबको? such incidental consequential supplemental matters which are necessary to secure the reconstruction shall be fully and effectively carried out। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ एक्शंस बच जाते हैं, कुछ मैटर्स बच जाते हैं, तो वो आप किसके साथ पूरा अमालगमेशन में कंसिडर करोगे। क्लियर है बात यहाँ तक? ये कहाँ लिखा है? सेक्शन नंबर 61 में। प्रोवाइडेड दैट कोई भी, सॉरी 62 में, नो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट प्रपोज्ड फॉर द पर्पज ऑफ और इन कनेक्शन विद अ स्कीम फॉर अमालगमेशन ऑफ एलएलपी व्हिच इज बीइंग वाउंड अप विद एनी अदर एलएलपी शैल बी सैंक्शनड बाय द, मतलब जब तक ट्राइब्यूनल सैंक्शन नहीं करेगा तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं होगा। चालू करो उसको, आई थिंक उसमें 1 मिनट आया होगा। अच्छा क्या बोला हुआ है? अगर कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? ट्राइब्यूनल से परमिशन आना चाहिए। Unless the tribunal has received a report from registrar that the affairs of LLP have not been conducted in a prejudicial manner, और इसके साथ साथ ROC भी ट्राइब्यूनल को ये अच्छा
चलो, तो क्या बोला हुआ है कि ट्राइब्यूनल जो ऑर्डर दे रहा है ना कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का, वो दे तो सकता है, पर ट्राइब्यूनल पहले आरओसी से भी पूछेगा कि इस एलएलपी के बारे में आपका क्या ख्याल है। एलएलपी किसी भी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में तो काम नहीं कर रही है ना, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम नहीं कर रही है तो आरओसी अप्रूव कर देगा ट्राइब्यूनल को, और फिर ट्राइब्यूनल आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए अलाउ करेगा। समझ में आ रहा है सबको? फिर बोला है नो ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ एनी ट्रांसफर एलएलपी शैल बी मेड by tribunal unless the official liquidator on scrutiny of books and papers made a report to tribunal कि affairs of company conducted किसी भी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं हो रहे हैं। मतलब अगर आपको कंपनी को वाइंड अप करना है ना तो आप कर सकते हो, पर इसके लिए ट्राइब्यूनल या लिक्विडेटर जो है, मतलब अगर मैं स्टेप वाइज चलूँ तो लिक्विडेटर पहले अपना रिपोर्ट बना के देगा ट्राइब्यूनल को और बोलेगा कि कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है, फिर ट्राइब्यूनल आरओसी से पूछेगा, आरओसी से पूछने पर सही लगा तो फिर वो आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाइंडिंग अप के लिए अलाउ करेंगे, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेंगे। वेयर एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लाइबिलिटी देन द प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर्ड एंड लाइबिलिटी शैल बी ट्रांसफर्ड एंड बिकम द लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। ये कह रहे हैं असेट लाइबिलिटी अब किसके हो जाएंगे? नए एलएलपी के हो जाएंगे। विद इन 30 डेज, जिस दिन ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया वहां से 30 दिन के अंदर अंदर एवरी एलएलपी इन रिलेशन टू विच द ऑर्डर इज मेड शैल कॉज अ सर्टिफाइड कॉपी टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब जिस एलएलपी का वाइंड अप हुआ है वो एलएलपी अपने रजिस्ट्रार को बताएगी कि मेरा एलएलपी बंद हो गया है। कब तक? 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो 10,000, 100 रुपए, 1,50,000 का पेनल्टी है। आया क्या? कौन सा सेक्शन हो गया ये? सेक्शन नंबर 62, 63, 64, 65 वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन लिखा है। वाइंडिंग अप एलएलपी का वॉलंटरी हो सकता है या फिर ट्राइब्यूनल भी कर सकता है, और जो एलएलपी वाइंड अप हो गई है उसको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में ट्राइब्यूनल वाइंड अप करेगा एलएलपी का, हाईलाइट करना। पहला, एलएलपी खुद ही कहती है कि वाइंड अप होना है। दूसरा, नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से कम है और 6 महीने से ज्यादा काम कर रहे हो तो एलएलपी वाइंड अप हो जाएगा। एलएलपी अगेंस्ट द इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के काम कर रही है, मतलब एलएलपी इंडिया को नुकसान पहुंचा रही है, इंडिया के फेवर में काम नहीं कर रही है। क्या? देशद्रोही वाला काम कर रही है ना। एंड द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर। इफ एलएलपी ने कोई भी डिफॉल्ट किया है आरओसी को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी फाइल करने का, एनुअल रिटर्न फाइल करने का, पर कितने साल से? पिछले 5 सालों से रेगुलरली एलएलपी कोई स्टेटमेंट, कोई एनुअल रिटर्न आरओसी को नहीं दे रही है, तो ऐसे केस में हम आपके एलएलपी को वाइंड अप करने का राइट रखते हैं। और लास्ट, बाकी किसी भी ग्राउंड पे एलएलपी को लगता है, अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि वो एलएलपी को वाइंड अप करना चाहती है तो वो कर सकती है। लर्न करने वाला पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। अब पार्टनर में 66 में क्या लिखा है? पार्टनर पैसा दे सकता है और ट्रांजैक्ट कर सकता है एलएलपी के साथ एंड हैज द सेम राइट एंड ऑब्लिगेशन जैसे कोई दूसरा पर्सन फर्म को लोन देता। ये तो सेम पार्टनरशिप में भी यही होता है ना भाई, पार्टनर ने कोई लोन दिया तो वो लोन ही माना जाता है, जैसे किसी दूसरे पर्सन ने दिया है उसमें कोई फर्म को एडवांटेज नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? सेक्शन 67 में बोला है, पढ़ो एक बार 67 में क्या बोला है। सिक्सटी 69 और 70 भी पढ़ लेना। 68 में तो सिंपली बोला है कि कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एलएलपी को एप्लीकेबल कर सकती है, और उसमें कितने का आपको टाइम पीरियड दिया है? 30 डेज का। आप डिस्कशन करोगे और कंपनीज एक्ट के सेक्शन आप एलएलपी को लगा दोगे। 69, अगर एलएलपी ने कोई भी डॉक्यूमेंट आरओसी को टाइम पे फाइल नहीं किया और टाइम लिमिट खत्म हो गया तो फिर ऐसे केस में हम
तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आपको अलाउ करेंगे कि आप डॉक्यूमेंट एलएलपी को फाइल कर दो, पर इसके लिए आपको एडिशनल फीस देना पड़ेगा। तो 69 में बोला है कि एलएलपी को एडिशनल फीस देना पड़ेगा। 70 में पनिशमेंट भी बढ़ा सकते हैं हम आपका। सेम ऑफेंस बार बार कर रहे हो तो जो फाइन है वो ऑफेंस में जितना फाइन लेके उसका डबल भी हो सकता है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फाइन फॉर सच ऑफेंस। आया क्या समझ में? 70 तक। अब डिफरेंसेस दिए हुए हैं किसमें, एलएलपी और फर्म में। आ जाओ डिफरेंसेस पढ़ते हैं, तुमको पता है वैसे तो डिफरेंस, पर रीड कर लेते हैं। एलएलपी एक्ट से आता है, एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट से आता है। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता। एलएलपी एक लीगल सेपरेट एंटिटी है, पार्टनरशिप फर्म कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनको कलेक्टिवली फर्म बोल रहे हैं। एलएलपी लीगल प्रोसेस से क्रिएट होता है, फर्म एग्रीमेंट से क्रिएट हो जाती है, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो। एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी से एलएलपी का एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होता, पर अगर पार्टनरशिप फर्म में डेथ इंसैनिटी होती है तो एग्जिस्टेंस अफेक्ट होता है, उस केस में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। एलएलपी के नाम में एलएलपी आना चाहिए, पार्टनरशिप में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी होता है पार्टनरशिप एलएलपी में पार्टनर्स का, यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी है, पर म्यूचुअल एजेंसी कितना है, पार्टनर बाइंड करता है एलएलपी को पर दूसरे पार्टनर्स को नहीं। पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी खतरनाक है, पार्टनर दूसरे पार्टनर को और फर्म को दोनों को बाइंड करता है। एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जिसमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म में कुछ नहीं बोले। कॉमन सील हो सकता है, नहीं हो सकता, पार्टनरशिप फर्म में कॉमन सील का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, कौन से पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड, पर पार्टनरशिप में ऐसे कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कंडीशन नहीं है। आपको एलएलपी में 2 डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, एक तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एक एनुअल रिटर्न, हर साल फाइल करना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करना पड़ता। फॉरेन नेशनल्स पार्टनर हो सकते हैं एलएलपी में, पर पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं क्या, नहीं। पार्टनरशिप फर्म में तो लोग कौन से होने चाहिए, क्या हुआ, 2 मिनट। एलएलपी में माइनर एडमिट नहीं हो सकता बेनिफिट्स के लिए, पर पार्टनरशिप फर्म में हो सकता है क्या, पर सारे पार्टनर से पूछ करके। ठीक है, एक बार एलएलपी और एलएलसी का डिफरेंस भी पढ़ लो फटाफट से, फिर अपना यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म और अपन मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर में कंपनी इनकॉर्पोरेट।